बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल रद्द, जिसकी राइटर है ईशा अफजल, उसकी ये 13वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं सबको बता रही हूँ कि साथ साथ सुना करें। आई नो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा गैप दिया है, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन अज़ाज़ील नावल मुझे डिलीट करना पड़ा इसीलिए। लेकिन मैंने उसको काफ़ी दिन आप लोगों को प्रोवाइड किया है, लेकिन और अब मुझे करना पड़ा है। तो इसका रीज़न भी यही है कि आप लोग साथ साथ नहीं सुनते हो, गलती आपकी है, मैं और क्या कहूँ। मैं तो यही सबको बोला हुआ था कि साथ साथ सुनोगे तो सुन लोगे, नहीं तो मुझे किसी न किसी दिन तो डिलीट करना ही है। तो अब कर दिया मैंने भाई। अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, हमने ये वाली एपिसोड पढ़नी थी तो हमने ये वाली पढ़नी थी, लेकिन खैर इसका भी यही सीन है। मैं कुछ कह नहीं सकती, सारे नावल्स आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ सोचती हूँ मैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं हम लोग कि कोई ऐसा तरीका निकालें कि हम लोग ये जो सोशल मीडिया वाली राइटर्स हैं ना, ये हमें बहुत टफ़ टाइम देती हैं। तो इधर जो चैनल्स हैं इधर तो मैं करती हूँ, लेकिन कोई और भी हिसाब करना पड़ेगा मुझे। तो इसके बारे में मैं सोचती हूँ, टाइम निकालती हूँ और कुछ करती हूँ। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। इधर तो टाइम ज़ाया ना करूँ ना। वो ज़ुखरुफ थी और उसे छू कर सोना कर रही थी। वो हदीद था, वो उसके छूने से सोना हो रहा था। हस्पताल के सर्द माहौल में अचानक हरारत दर आई थी। ठंडा फर्श भी उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल नहीं कर पा रहा था। सफ़ेद बत्तियों से जगमगाता ये हिस्सा रोशन और सुनसान था। इक्का दुक्का ही किसी शख्स का गुजर यहाँ से हो रहा था। सर्दी के बायस गर्म लिबास ज़ेबतन किए उन दोनों की तवज्जो एक दूसरे की जानिब मुनअतिफ थी। सफ़ेद परी का सर्द हाथ हदत पहुँचाते हाथ पे धरा था। वक्त ठहर चुका था, लम्हात थम चुके थे, सांस साकिन हुई थी। उनकी आंखें एक दूसरे का अक्स झिलमिला रही थी। वो कदीम ज़माने के दो बुत मालूम हो रहे थे, जिन्हें एक दूसरे में महव देख लोग थम कर देखते, फिर क्या सराइयाँ करते गुजर जाते। कोई उन्हें मोहब्बत की मिसाल कहता तो कोई बदकिस्मत मूरत जिनका मिलाप मुमकिन न हो सका। एक बुत की आंखों में मोहब्बत थी तो दूसरे की आंखों में बेबसी। मोहब्बत करने वाले ने बेबस वजूद को संभालने के अवज़ अपनी बेबसी का सौदा किया था, मगर बेबस वजूद उससे यकसर बेखबर था। वक्फे वक्फे से गुजरते राहगीर एक नज़र उन पे भी डालकर गुजर रहे थे। अपने इंतहाई करीब महसूस होती कदमों की चाप पे कदीम ज़माने के एक बुत ने सर उठाया। सकता टूटा, हरारत ख़त्म शुद। दूसरे बुत ने पहले की नज़रों की पैरवी की तो किसी राह गुज़र को राह पे जामिद पाया। पहले बुत ने उस शख्स को राह गुज़र को की फहरिस्त से निकालते खड़ा होना पाया। चाहा तो साबका राह गुज़र ने अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने फैलाई, जैसे उसे यकीन हो कि वो उसका हाथ थाम लेगी, जैसे वो जानता था वो उसे रद्द नहीं करेगी। उसने बिला तरद्दुद हदीद के हाथ से अपना हाथ पीछे हटाते उन्हें आने वाले के हाथ में दे दिया। लम्हों का खेल था और ज़मीन पे दो जानू होकर बैठा। हदीद आलम अपने खाली हाथ को देखता रह गया। वो लम्स जो उसे जन्नत में ले गया था, उसे लम्स के छूटते ही वो वापस दुनिया में लौटा। हरारत भरे हाथ से सर्द लम्स छूट गया था, मगर नुकसान किसका हुआ था, सर्द लम्स का या पुरहदत लम्स का? वही नवार्ड ने नरमी से उसके सर्द हाथ को थामते उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसके उठने के अंदाज में बर्क रफ्तारी थी, गोया वो जल्द जल्द मुकाबिल से हम कलाम होने की ख्वाहिशमंद। मुकाबिल ने उसकी जल्दी महसूस की थी या नहीं, मगर हदीद कर चुका था। गर्दन मोड़े उन दोनों पे नज़र टिकाए। वो कदीम ज़माने का बुत साकित था, मगर अंदर उठता जज्बात का समंदर बेकरां था, और अंदर के जज्बात ही तो इंसान को बेकाबू करते हैं। सोना। वो उसके सामने खड़ी हुई तो मुकाबिल उसकी झलकती आंखों में देखता। लहजे में मोहब्बत की चाशनी घोले बोला। उसकी गहरी सुरमई आंखों ने नूर के अक्स को खुद में समोया। इस अक्स में एक टूटी बिखरी लड़की दिखाई दी, जिसको देखना उसके लिए सुहाने रूह साबित हुआ। उसकी सोना की हालत कर्बनाक थी। उसे दुख हो रहा था, बल्कि ये कहना ठीक था कि उसे अजियत हो रही थी। वो अपने चेहरे पे आने वाले परेशान तासुरात चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा था। हालांकि उसे सोना की हिम्मत बंधानी थी। आखिर वो अपनी अना तोड़कर सिर्फ उसके लिए पाकिस्तान लौटा था, क्योंकि उसकी दोस्त को अपने दोस्त की ज़रूरत थी। वही सोना की निगाहें उसके चेहरे पे ठहर गई। वो बदल गया था। वो नहीं दिख रहा था जिसको उसने महीनों पहले पाकिस्तान में देखा था। उसके चेहरे पे कुछ नए जज्बात झलक रहे थे, जिनको समझने से फ़िलहाल वो कासिर थी। बुरहान।
महीनों बाद उसको अपने सामने देखते उसने मुतज़लज़िल होते यकीन से उसे पुकारा। ज़हन अब तक पैगाम रसाई कर रहा था कि ये फ़कत शराब भी हो सकता है, वो अचानक यहाँ कैसे आ सकता है। मगर बुरहान ने धीमा सा हाँ कहते उसे यकीन दिलाया कि वो वहम नहीं हकीकत है, वो शराब नहीं साया है। वो उसके साथ था, है और हमेशा रहेगा। वो उसका दोस्त, उसका कज़न, उसका हमदर्द, उसका गम ख्वाह, उसका राज़दां बुरहान कमाल था। और वो बुरहान कमाल की सोना। फरहान तुम आ गए, वो बेयकीनी की कैफियत में मध्यम आवाज़ में बोली। जज्बात उलझन का शिकार हो रहे थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आ जाएगा। पहले अदीद की आम ने उसे झटका दिया था और अब बुरहान का आना उसके लिए गैर मुतवक्के था। हाँ मैं आ गया, बुरहान ने उसके चेहरे पे लकीर बनाते, आंसू को अपने हाथ से पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पे वो उस सारे वाक़े में पहली बार मुस्कुराई। अलबत्ता मुस्कुराहट चंद पल की साबित हुई थी, मगर ये चंद पल किसी के दिल पे गहरा वार करने को काफ़ी थे। सुखरूफ के चेहरे पे बुरहान की उंगलियों के लम्स ने हदीद को सुलगती आग में दहकाया। ने अपनी सोना के लिए वापस आ गया। उसके हाथ को अपने हाथों की अदद से गर्मी पहुँचाते वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते बोला तो ज़मीन पे बैठे उस बुत की बर्दाश्त ख़त्म होने को हुई। हदीद ज़मीन पे हाथ रखकर सहारा लेते हुए मुश्किल ज़मीन से खड़ा हुआ। ये मंज़र उसके जिस्म में सुइयाँ चुभोकर छेद कर देने को काफ़ी था। हालांकि वो अपने मर्द दोस्तों के साथ वीडियोस बनाती थी, फिल्म को रिकॉर्ड करवाते हुए उसने उसके साथी एक्टर को उसे छूते देखा था, मगर ये नाकाबिले बर्दाश्त था। क्यों? क्योंकि वो अदाकारी थी जो वो करती थी, मगर ये हकीकत थी जो रौनमा हो रही थी। क्या बुरहान कमाल सुखरूफ नूर के लिए इतना अहम था कि वो उसकी मौजूदगी पे सवालात करने के बजाय पहली बार मुस्कुराई थी? उसने हदीद के आने पे एतराज़ किया था, जबकि बुरहान के आने पे वो पुरसुकून हो गई थी। उसके खड़ा होने से उनके दरमियान एक खलल महसूस हुआ तो बुरहान ने एक नज़र उस सानवी वजूद पे डाली जो उनकी जानिब भी देख रहा था। इस नज़र में काट थी, यूँ जैसे उसे हदीद की मौजूदगी सख्त नापसंद आई हो। उस अजनबी के हाथ में अपनी सोना का हाथ देखकर वो बमुश्किल ज़ब्त कर गया था। ज़ुखरूफ ने बुरहान की नज़र के ताक़ुब में देखा तो हदीद को खड़ा पाया। वो किन अँखियों से उनको देख रहा था, मगर वो इस वक्त इन तासुरात को समझने से कासिर थे। हदीद को देखकर वो सोच कर रह गई कि आखिर वो उसके वजूद को इतनी जल्दी फरामोश कैसे कर गई। वो हदीद को तो भूल ही चुकी थी, और ये बात हदीद जान चुका था कि बुरहान कमाल के सामने वो उसे भूल गई है। कैसा था वो शख्स जिसने पल भर में हदीद आलम को सिफर कर दिया था? वो दोनों मर्द एक दूसरे को अजीब नज़रों से घूर रहे थे। इन दोनों के अंदरूनी जज्बात से अक्सर बेखबर वो अपनी धुन में बोली, बुरहान ये। उसने हदीद का तारुफ करवाने के लिए मुनासिब लफ्ज़ सोचने के बाद बोलना शुरू किया, मगर बुरहान ने अगला जुमला कहते उसके अल्फाज मुँह में ही रहने दिए। ये जो कोई भी है ये अहम नहीं है, तुम मुझे पुप्पो के बारे में बताओ सोना, उसने नहायत बदसलूकी से कहा, जिस पे ज़ुखरूफ ने हैरान को निगाहों से उसे देखा। वो इतना अखड़ा हुआ क्यों बोला था? मगर फिर उसने उसके रवैये को फरामोश किया। उसने हदीद से नहीं कहा था कि वो यहाँ आए। अगर वो ना आता और उसकी मामा उसकी बजाय नूर को देखती तो जो बातें उन्होंने हदीद के लिए कही वो सब नूर के लिए होती। हालांकि ये उसकी ही खाम ख्याली थी। कहीं ना कहीं वो हदीद आलम को ही इस मुश्किल का सबब मानती थी। उसने अपनी तवज्जो अपने दोस्त की जानिब मरकूज़ की, जबकि हदीद आलम के लिए खुद पे ज़ब्त करना मुश्किल तरीन साबित होने लगा। मगर वो एक अदाकार था और अदाकारों को अदाकारी करनी आती है। उसने अपने जज्बात पोशीदा रखते चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल रखे। वो बुरहान कमाल तो क्या किसी के सामने भी खुद को अयान नहीं कर सकता था, कभी भी नहीं। सोना, फूफो के बारे में बताओ, उसने नूर का रुख अपनी जानिब मोड़ते उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो हदीद को देखते हुए अपने ही ख्यालात की दुनिया में गुम हुई थी, मगर उसकी आवाज़ पे अपनी मुंतशिर सोचों को यकजा किया, अल्फाज तरतीब दिया और अपने एहसासात बयान करने लगे। तुम जानते हो मामा, वो नम लहजे में सारा हाल अहवाल बयान करने लगी। फरहान फिक्रमंदी से उसे सुनने लगा। वो उसको कंधों से थामे कुर्सियों की कतार में जुड़ी 2 कुर्सियों की तरफ लेकर गया और फिर वो दोनों एक दूसरे के बराबर बैठ गए। वो बोल रही थी और वो मुजस्सम समात बना हमतन गोश था। वक्फे वक्फे से वो अश्क पार हो जाती और वो उसके आंसू पोंछ देता। उससे उसका पसंदीदा सामईन मिल चुका था, वो जिससे वो दिल की हर बात कह दिया करती थी, वो जिससे कुछ न छुपाती थी, वो जो उसका हमदर्द था। और इस सब में वो इस हदीद को फरामोश कर चुकी थी जो सिर्फ उसकी खातिर अपनी जान खतरे में डालकर लौटा था, अपनी रूह पे दोबारा ज़ख्म लगाने आया था, अपने अहद को फरामोश करके मुश्किलात का सामना करने आया था। उसके दिल में शोर उठने लगा, ज़हन अजीब अजीब ख्यालात बुनने लगा। वो इस इंसान को यहाँ से गायब कर देना चाहता था। वो एक लम्हे में लाइमलाइट में आ गया था और हदीद एक लम्हे में पस मंज़र में गुम हो गया था।
ایسی عجیب صورتحال میں وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ وہ مڑا اور چلتا گیا یہاں تک کہ وہ زخرف نور کی نظر کی حدود پار کر گیا۔ پیچھے برہان رہ گیا اور اس کی سونا۔ برلن کے خوبصورت مقام پہ واقع اس بیش قیمت گھر کے باہر ان کی گاڑی آ رکی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اسے لاک کیا، پھر بڑے دروازے کے ساتھ موجود بیل بجا کر انتظار کرنے لگے۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے فون پہ بھی نگاہ دوڑاتے رہے۔ 2 سے 3 منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز پہ انہوں نے فون سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ان کی بھتیجی کنزا کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اود آئی۔ وہ ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اکلوتی بھتیجی تھی۔ اس سے محبت تو ان کے خون میں شامل تھی۔ چچا کو دیکھ کر کنزا کے چہرے پہ قدرے حیرت کے تاثرات عیاں ہوئے، جیسے ان کی اچانک آمد ان کے لیے غیر متوقع ثابت ہوئی ہو۔ چچا کیسے ہیں آپ؟ بہت دنوں بعد چکر لگایا۔ مراد وجدانی سے سلام دعا کر کے وہ معصوم سا شکوہ بھی کر بیٹھی۔ سادہ سی ٹی شرٹ کے ساتھ کھلا ٹراؤزر پہنے ہوئے کنزا غالباً سونے کی تیاری میں تھی۔ مراد کو لگا شاید وہ غلط وقت پہ آ گئے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، سوری، لگتا ہے میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ سے بولے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں لیکن آپ کو اس وقت پولیس وردی میں ہمارے گھر آتا دیکھ مجھے کچھ کھجلی ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر ان کو چھیڑتے ہوئے بولی تو مراد ہنسے۔ اسے سننے والے کو شرمندگی کے احساس سے نکالنا آتا تھا۔ ہاں دیکھنا کہیں کسی کو گرفتار ہی نہ کر لو۔ وہ بھی مصنوعی دھمکی دیتے ہوئے روبدار لہجے میں بولے، آپ کا بھروسہ بھی نہیں ہے، اس نے سچائی سے کہا۔ مراد وجدانی کی ایمانداری سے کون واقف نہیں تھا۔ اچھا پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ عفان بتا رہا تھا کہ تمہارا سیمیسٹر بریک شروع ہو چکا ہے۔ مراد نے اپنی بھتیجی کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا کر اس کے بالوں پہ بوسہ دینے کے بعد اندر کی طرح بڑھتے استفسار کیا۔ عفان میری خبریں آپ تک پہنچاتا ہے، اٹس ناٹ فیئر۔ وہ چلتے قدموں کو ساکت کرتے منہ بنائے بولی تو مراد مسکرایا۔ ایسی حرکات کرتے ہوئے وہ چھوٹی بچی لگتی تھی۔ تو کیا عفان کو نہیں بتانا چاہیے تھا؟ انہوں نے سوالیہ انداز اپنایا۔ بالکل نہیں، میرے چچا کو میرے بارے میں خود مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ ناراضی بھرا لہجہ تھا۔ اسے عفان کی حرکت بالکل نہ بھائی تھی اور چچا پہ مان کی بھی نشاندہی عیاں تھی۔ چچا مصروف ہوتے اس لیے پوچھ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے اپنے تئیں صفائی دینے کی کوشش کی۔ اور چچا کا بیٹا زیادہ ہی فارغ رہتا ہے، وہ غصے بھری آواز میں پرشکوہ بولی تو مراد بے ساختہ ہنسے۔ وہ یقیناً عفان سے ناراض ہو چکی تھی اور اس کا عتاب عفان پہ برسنے کو تیار تھا، جانے کیسے، لیکن عفان اس کا ہر عتاب سہ بھی جاتا تھا۔ اس کی مصروفیت کے لیے کچھ تلاش رہا ہوں۔ اچانک وہ گہری سنجیدگی سے گویا ہوئے، اسے حدید سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے، مجال ہے جو وہ کبھی فارغ رہ لے۔ قیامت ہی نہ آ جائے اگر میں اسے کسی روز سکون سے مکمل چھٹی کرتا دیکھوں۔ محبت بھرے الفاظ اور نرم انداز سے اس کا ذکر کرتے وہ اس کے تخیل کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ حدید کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رکتی نہ تھی، بس بولتی ہی جاتی تھی۔ وہ اس کا پسندیدہ ذکر تھا۔ تم جانتی تو وہ حدید سے خاصا چڑھتا ہے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ یہی بات تو سمجھنے سے قاصر ہوں، کوئی حدید سے کیسے بے رخی برت سکتا ہے؟ وہ کھوئی کھوئی بولی۔ مراد وجدانی نے اس لڑکی کو کسی اور ہی دنیا میں گم پایا۔ اس کا یہ لہجہ، یہ انداز، یہ جملہ، یہ الفاظ انہیں خوف زدہ کرنے کو کافی تھا۔ وہ بچے نہیں تھے جو الفاظ کی حدت اور تشنگی کو پہچان نہ پاتے، ان کی آوازوں سے کسی کے ورگ گردانی کرتے ہاتھ تھمے تھے۔ مراد آیا ہے کنزا؟ کمرے سے ابراہیم وجدانی کی آواز سنائی دی۔ غالباً وہ دروازے پہ ہونے والی بیل سے اندازہ لگا چکے تھے کہ کوئی آیا ہے، اور اب قریب سے آوازیں سنتے وہ نوارد کا اندازہ بھی لگا چکے تھے۔ کنزا اپنے باپ کی آواز پہ حقیقی دنیا میں قدم رکھتے متوجہ ہوئی۔ جی ہاں، آپ کے بھائی آئے ہیں جن کا بیٹا ادھر کی باتیں ادھر بتاتا ہے۔ اس نے بآواز بلند اچھا خاصا تعارف کروایا تو اپنی ہی سوچ میں غرق مراد نے بامشکل چہرے پہ مسکان سجائی۔ وہ دونوں ابراہیم کے کمرے پہ دستک دیتے اندر آئے تو ابراہیم کو بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہاتھوں میں کتاب تھامے پایا۔ ان کی آمد پہ انہوں نے کتاب اوندھی کر کے سائیڈ میز پہ رکھ دی۔ آپ کی بیٹی بہت بے مروت ہوتی جا رہی ہے، وہ چھوٹتے مصنوعی سنجیدگی اور ناراضی سے بولے۔ کیا کروں، یہ سب حدید کی صحبت کا اثر ہے۔ انہوں نے ان کی مصنوعی ناراضی کو پہچانتے کندھے اچکا کر سارا الزام حدید کے سر ڈالا۔ ویسے تھا بھی پرفیکٹ الزام۔ اس حدید کے بچے کی ساری بے مروتی میرے سامنے کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ ون سیٹر صوفے پر بیٹھتے بغیر لگی لپٹی کے کہا، جس پہ ابراہیم مسکرائے۔ وہ جانتے تھے حدید لاکھ بے مروت ہو، مگر ان کے معاملے میں وہ اتنا کیئرنگ تھا۔
आप पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों से डरने में ही भलाई है। क्यों बाबा? चचा की बात से बात बनाई और इस समय शरारती अंदाज अपनाते मुस्कुराए। तुम भी डर जाओ फिर, वो मसनूई खफकी से बोले। अभी तो वो उन्हें झाड़ रही थी और उनके बेटे की भी खबर लेने का इरादा किए बैठी थी। मैं तो खुद पुलिस वाले की भतीजी हूँ, मुझ पे डर सूट नहीं करेगा, अकड़ा कर कहते हुए उसने फर्जी कॉलर झटके। अलबत्ता अंदाज शरीर था। जिन बच्चों से लाड प्यार किया गया और जिनके नाज नखरे उठाए गया, वो ऐसे ही होते हैं, बेफिक्र, शरारती, हंसमुख। हाँ, लेकिन खुशबख्त भी हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता। सो तो है। वो उसकी हाजिर जवाबी से मुतासिर हुए। आप दोनों बातें करें, मैं आपके लिए एस्प्रेसो बनाकर लाती हूँ। वो चचा की पसंद से बाखूबी वाकिफ़ थी, क्योंकि उसके चचा ने ही हदीद को एस्प्रेसो पे लगाया था और हदीद की पसंद नापसंद तो उसे हिफ्ज़ थी। शुक्रिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो चचा की आवाज़ सुनाई दी। बाबा देख लें, पुलिस वाले भी मुझे शुक्रिया कहते हैं। शरारती लहजे में गोया होते वो कमरे से फरार हो गई। पीछे वो दोनों बेसाख्ता मुस्कुराए। ये लड़की उनके ख़ानदान की वाहिद रौनक थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा ही उन्हें तस्कीन पहुँचाने को काफ़ी था। किंजा के जाने के बाद मुराद मुकम्मल यकसुई से इब्राहिम की तरफ मतवज्जे हुए। चेहरे पे चंद लम्हे पहले वाली नरमी और मुस्कुराहट मफकूद हुई। ये मैंने क्या सुना है भाई? वो आलमे परेशानी में मुब्तला बोले, मगर फिक्र उनके चेहरे पे ठाठे मारे समंदर की लहरों की मानिंद मौजूद थी। उनका अंदाज बेचैनी समोए था। क्या सुन लिया? उनको फिक्र में मुब्तला देख इब्राहिम ने सीधे होते हुए पूछा। नज़र मुराद के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा लेने में मशगूल थी। हदीद पाकिस्तान गया है? जाने वो पूछ रहे थे या बता रहे थे, इब्राहिम अंदाज़ा न लगा पाए। हाँ, यक लफ्ज़ी जवाब। वापस बेड की पुष्ट से टेक लगाए। गालबन वो उनका अगला जुमला जानते थे। आप कितनी आसानी से हाँ कह रहे हैं। क्या आप जानते नहीं कि वहाँ उसकी रूह पे कितने ज़ख्म लगे थे? आप उसे तन्हा कैसे भेज सकते हैं? वो उनकी अकल पे सवाल उठाते तफक्कुर के एहसास के ज़ेरे असर उखड़े अंदाज में बोले। उनके हर अंदाज से हदीद के लिए परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। उन्होंने जिस हदीद को पहली बार देखा था, उसी दिन ख्वाहिश की थी कि वो दोबारा कभी उसे ऐसी हालत में ना देखे। लेकिन अगर पाकिस्तान जाकर वो दोबारा वैसा बन गया तो? अगर वो इस वक्त यहाँ होता तो कहता कि 34 साल मर्द तन्हा कुछ भी कर सकता है। उन्होंने उनकी फ़िक्र को पसे पुश डालते हदीद के हिस्से का जुमला बोला। अंदाज में कुछ फ़ख्र और कुछ मजाक शामिल था। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। उन्हें इब्राहिम से इस बचकाना रवैये की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो संजीदगी से बोले। मैंने कब मजाक किया? उन्होंने नासमझी से कहा। आपको इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए थी। पाकिस्तान जाना उस कमज़ोर हदीद को दावत दे सकता है जो मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा बने। वो किसी नुकसान का शिकार हो सकता है। भाई, आप इस सब को इतना हल्का कैसे ले सकते हैं? जवाब पेश करते करते वो आखिर में सवाल कर बैठे। वो बैक वक्त सताए और उकताए हुए थे। वो अब दोबारा वैसा नहीं बनेगा मुराद, फिक्र नहीं करो। मैंने पूरी उम्र उसे बहादुरी का दर्ज दिया है। वो कमज़ोर नहीं बनेगा। उनके लहजे में चट्टानों की मजबूती थी। पल भर को मुराद उनके यकीन पे खामोश हो गए। फिर धीमे और ठंडे लहजे में बोले, उसे किसी की कमज़ोरी भी मत बनने दे। उन्होंने सादा सा अंदाज़ अपनाया था, मगर बात इंतहा की गहरी थी, इतनी गहराई कि इब्राहिम ने उसमें डूबने से खौफ महसूस किया। क्या मतलब है तुम्हारा? इब्राहिम ने अपनी आंखों को साकित उन पे जमाते पूछा। अलबत्ता चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। आप सारे मतलब जानते हैं। उन्होंने बगैर लगी लिपटी के उन्हें बावर करवाया। इब्राहिम किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाहें मरकूज़ की हकीकत की दुनिया से कहीं परे धकेले गए। मुराद की सच बोलने की आदत उन्हें यूं ही सोचों के समंदर में गौता जन कर दिया करती थी। दरवाजे के खुलने के साथ ही किंजर अंदर आए। वह एस्प्रेसो ला चुकी थी जो कड़वाहट की मानिंद उन्हें अपने हलक में उतारनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कहीं कड़वाहटें झेल कर वो इस मकाम को पहुंचे थे। बुरहान को उसने ज़बरदस्ती घर भेजा था ताकि वो रेस्ट कर सके। वो बड़ी मुसाफत के बाद पलटा था, उसे आराम की ज़रूरत थी। वहीं बुरहान उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर ही घर आया था ताकि वो कम अज़ कम फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करके चंद घंटे सो सके। ये उसकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए उस दर्जा अहम था। वो दोनों एक दूसरे की परवाह खुद से बढ़कर करते थे। नाना अस्पताल रुके थे, दादा भी वहीं पे थे। आयशा की तबीयत काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी थी, इसलिए वो तसल्ली से बुरहान के साथ चली आई।
جب وہ اسپتال سے نکلے تو شام کی سرخی آسمان پہ ظاہر ہونے لگی تھی۔ سورج دنیا والوں کی نظر سے اوجھل ہوتا گم ہونے لگا۔ چاند نے اپنی چاندنی سے دیوانوں کو خود کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی کشش سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی پر اشعار کہیں گے، وہ واقف تھا کہ اس کی خوبیاں اس کی خامیوں کو پس پشت ڈال دیں گی۔ وہیں سورج دنیا والوں کی بے اعتنائی پہ دل برداشتہ ہو کر غائب ہو گیا۔ پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹنے لگے۔ رزق کی تلاش میں نکلے کچھ انسان واپس گھر کو لوٹنے لگے تو کچھ تاریکی میں رزق کی تلاش میں نکل پڑے۔ دن میں چھائی دھوپ نے سردی کی شدت کم کی ہوئی تھی، جو اب بڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ ماحول میں سردی چھائی تو لوگوں نے مزید گرم کپڑوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے برہان نے ایک نظر نور پہ ڈالی، جو خواب غفلت میں تھی۔ کئی دنوں کی بے خوابی کے باعث وہ انتہا کی تھکاوٹ کا شکار تھی۔ نرم جگہ میسر آتے ہی وہ دنیا کی کلفتوں سے فرار حاصل کر گئی۔ سوتے ہوئے اس کی گردن بائیں جانب لڑکی ہوئی تھی۔ وہ ہلکے اور گہرے سانس بھرتے گہری نیند میں تھی۔ برہان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن سیدھی کی۔ ہلکی سی جنبش کے بعد وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد برہان نے احتیاط سے بریک پہ پاؤں رکھتے گاڑی روکی تو سامنے اس عالی شان بنگلے کو کھڑا پایا۔ اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو وہ نیند میں بڑبڑائی۔ گیٹ کھلا تو وہ گاڑی لیے اندر بڑھا۔ گاڑی کو گھر کے وسط میں روکے وہ سونا کے قریب جھکا۔ سونا، گھر آ گیا ہے، اس نے دھیمی اور نرم آواز میں اسے مخاطب کیا، مگر جواب نہ دارد۔ سونا اٹھ جاؤ یار، اب کی بار اس نے اس کے سنہری ریشمی بالوں کو سلاتے اسے پکارا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ کس مصیبت میں ڈال رہی ہو یار، تمہیں جگانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا اور تمہیں اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اندر لے جانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے اس نے بے بسی سے چور لہجے میں بڑبڑاہٹ کی، پھر سیٹ کی پشت پہ اپنا چہرہ رکھے وہ اسے تکنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ اگر وہ دونوں میں سے کسی پہ بھی عمل نہیں کر سکتا تھا، ایک کام تو وہ پھر بھی کر سکتا تھا، اور وہ تھا انتظار۔ وہ منتظر تھا اسے پرسکون سویا دیکھنے کا۔ سردی کے احساس سے وہ خود میں سمٹی تو برہان کو یاد آیا کہ وہ ہیٹر تیز کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے ہیٹر تیز کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک ملازم نے گاڑی کے شیشے پہ دستک دیتے برہان کو خود کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر برہان سے قبل نور نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ برہان نے غصے سے آنے والے کو دیکھا۔ اس نے سونا کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ دروازے کا شیشہ نیچے کرتے اس نے جھاڑتے ہوئے کہا۔ خوش آمدید چھوٹے صاحب، اپنے مالک کے لہجے کو نظر انداز کیے وہ ملازم نہایت خوشی سے پرجوش بولا تو برہان کو اپنے لہجے پہ شرمندگی ہوئی۔ شکریہ امانت، میرا سامان گاڑی سے نکال کر میرے کمرے میں منتقل کر دو۔ امانت کو ہدایت دے کر اس نے اپنے برابر دیکھا تو جگہ خالی پائی۔ اس نے شیشے کے پار گاڑی کی دوسری طرف دیکھا، جہاں وہ باہر کھڑی جمائیاں روکنے کی ناکام کوشش میں مبتلا تھی۔ وہ بلا ساختہ مسکرایا۔ برہان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دانیال کمال کے آشیانے پہ قدم دھرا تو ہر سو بہار اتر آئی۔ پھولوں نے کھلنا فرض سمجھا، ہوا کے نرم جھونکے خوشبو لیے اس کے ارد گرد پھیلنے لگے۔ آسمان پہ بادل قطار در قطار اس کے اوپر سمٹتے چھاؤں کرنے لگے۔ پتے درختوں پہ رقصے کناں ہوئے، ڈالیاں لہک لہک کر اسے سلام کرنے لگی۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے آسمان میں پرواز کرتے اس کے آنے کی خوشی میں جھومنے لگے۔ وہ آیا تھا تو رونق لوٹ آئی تھی، وہ آیا تھا تو قرار آ گیا تھا۔ وہ سونا کے ہم قدم مرکزی دروازے تک کا سفر پیدل طے کرنے لگا۔ عرصے بعد اس گھر کو دیکھتے وہ اس سے جڑی یادوں میں کھو گیا۔ بچپن کے بچپنے میں، مستی کے ایام میں، اپنوں کے ہم قدم، خوشیوں کے سنگ بیتتے لمحات اس کے سامنے منظر کشی کرنے لگے۔ یوں ہی ماضی کی یادوں میں گم وہ مرکزی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کے برابر چلتی اس کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی۔ برہان نے دروازہ کھولا اور پھر وہ اس منظر میں فنا ہو گیا۔ کہیں یادیں حقیقت کا روپ دھارے اس کے ارد گرد رقص کرنے لگی۔ زخرف نے اس کی غائب دماغی پرکھتے اس کا کندھا ہلایا، کیونکہ وہ پچھلے کئی منٹوں سے ایک ہی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ کہاں گم ہو؟ میلے کپڑوں اور میٹھے میٹھے آنسوں سے نقش چہرے والی دلربا حسینہ نے اس حسین شخص سے پوچھا۔ ماضی میں اس حسینہ کے دکھی چہرے سے نظر ہٹاتے واپس گھر کے دور و دیوار کو دیکھتے ان نے گمسم سا جواب دیا۔ ماضی میں مت رہنا برہان، ماضی میں رہنے والے بہت تکلیف سے گزرتے ہیں۔ ٹوٹی بکھری حالت والی وہ شہزادی اس حسن مجسمہ کو نصیحت کرنے لگی۔ کیا ہم خود کو ماضی میں جانے سے روک سکتے ہیں؟ اس کے جواب کو سننے کا خواہ منہ سے سوال کر گیا۔ میں نے سنا ہے انسان خود پہ کافی اختیار رکھتا ہے، اس کے وجہ چہرے سے نگاہیں چراتے جواب دیا۔ وہ خود بھی تو ماضی میں الجھی تھی، اسے کیسے کہہ دیتی کہ ماضی میں جانے سے انسان خود کو باز رکھ سکتا ہے؟ تمہاری نگاہیں تمہارے جواب کا عکس نہیں دکھا رہی۔
उस सुनहरी बालों वाली हसीना की स्याह आंखों में देखते उसने सच्चाई बयान की तो वो चेहरा फेर गई, मगर बुरहान कमाल उस पर से निगाह नहीं फेरी। उसकी उठती झुकती पलकों में छुपी आंखें उससे मसहूर कर रही थी। नींद की कमी और रोने के बायस उसमें घुली सुर्खी इन आंखों को नशीला बना रही थी। वो यकटिक उसकी तरफ देखे क्या? आंखें नहीं पड़ा करते बेवकूफ़। वो उसका ध्यान भटकाने को नसीहत आमोज लहजे में छिड़कते हुए बोली, लेकिन अगर आंखें सोना की हो तो उन्हें सिर्फ पढ़ा ही नहीं, हिफ्ज भी किया जा सकता है। वो हनूज उसकी आंखों में गर्क बोला। सख्ते की कैफियत कायम हो गई थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था जबकि वो उसके चेहरे के बदले तासुरात भांपने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक आवाज़ आई तो महफिल सख्ता बर्खास्त हुई। बुरहान! अपने नाम की पुकार पे उसने रुख मोड़ा तो अपनी माँ को सामने खड़ा पाया। उसकी आम से बेखबर माइदा बेगम उसको यूं देखकर चौंक ही तो गई थी। उनके सामने हर मंजर धुंधला गया था, हर शख्स याददाश्त से महव हो गया था। उससे चंद कदमों की दूरी पे खड़ी उसकी माँ बेयकीनी से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो शराब हो, जैसे बार बार तसव्वुर किया जाने वाला एहसास हकीकत हो जाए। माँ को देखकर मुस्कुराते हुए वो बाहें फैलाता वो उनके पास आया तो वो उसके गले लगती बेख्तियार रो पड़ी। शायद ये खुशी के आंसू थे, बल्कि शायद नहीं, यकीनन। अपनी कुल मता को देख वो बेहद पुरमसरत हुई, बल्कि मुसरत भी एक मामूली लफ्ज़ था उनकी कैफियत को बयान करने के लिए। अपनी औलाद को सीने से लगाकर उनकी ममता को राहत मिली थी। वो उसे सीने में भींच गई। बुरहान, मेरा बच्चा, ये तुम हो? वो उसके लम्स को महसूस करने के बावजूद सवालिया बोली तो बुरहान को एहसास शर्मिंदगी ने घेरा। अब आप शर्मिंदा तो ना करें मामा। अपने बालों पे हाथ फेरकर वो खजल सा हुआ। तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतज़ार में तड़प रही है? पल भर में असली माँ वाला नाराज़ी सिमट आई जिस पे वो सर झुका गया। वो हकीकतन शर्मिंदा था। उनकी तरफ देखती ज़ुखरुफ के हाथ से पर्स छूटकर ज़मीन पर गिरा, जिसकी आवाज़ से खलल पैदा हुआ और उनकी नज़र बुरहान की पुश्त पे खड़ी ज़ुखरुफ पे पड़ी, जो ज़मीन पे झुकी अपना पर्स उठा रही थी। मायदा बेगम को उस लड़की की यहाँ मौजूदगी बिल्कुल पसंद आई। ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? उन्होंने करख्त लहजे में बुरहान से पूछा। क्या मतलब क्या कर रही है? बुरहान ने अचंभे से पूछा। अपनी माँ का ये रवैया उसे अजीब लग रहा था। तुम इसे अपने साथ लाए हो? उन्होंने अंदाज हैरानी अपनाया इस्तफामिया पूछा। ये इसके नाना का घर है, वो जब चाहे आ सकती है। उसने मजबूत तरीन जवाब पेश किया। लेकिन तुम मेरे बेटे हो बुरहान, आइंदा तुम मुझे इसके साथ नजर ना आओ। उस लड़की की आंखों में मौजूद अजियत, चेहरे पे थकन और अंदाज में टूट फूट को देखने और परखने की बजाय वो अपने बेटे को उससे दूर रहने का हुक्म सुना रही थी। बुरहान ने नूर को देखा जो उसकी माँ की बात पे सफ़ेद पड़ गई थी। सोना प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। अपनी ममानी की बातों पे खुद को ज़मीन में गढ़ा महसूस करती सोना को मुखातिब करके कहा। अंदाज इल्तिजाया था। क्या वो इतनी कसूरवार थी जो उसे ममानी का ये रवैया बर्दाश्त करना पड़ता था? बुरहान ने इस हालत में देख उसकी मुश्किल आसान की। वो खामोशी से आंसू पीते वहाँ से चली गई। जब इंसान पहले ही दर्द की इंतहा पे हो तो उसकी सुई भी बर्छी की मानी तकलीफ देती है। ऐसे नाजुक हालात में किसी ज़ीरो को मलामत नहीं करनी चाहिए। क्या मालूम उसका दर्द अर्श तक पहुँच जाए। कोई और वक्त होता तो उसे कोई खातिर ख्वाह फ़र्क न पड़ता, मगर अब वो वक्त ही तो नहीं रहा था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ बूढ़ करते मंजर से गुम हुई तो बुरहान अपनी माँ की तरफ मतवज्जह हुआ। मामा प्लीज़ कुछ तो ख्याल करें। फूफो के एक्सीडेंट ने उसे तोड़ दिया और उस पे फूफो उसको पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। आप नहीं जानती वो कितनी मुश्किल से सांस ले रही है। हमदर्दी समोए वो अपनी माँ को समझाने की नाकाम कोशिश करने लगा। आते ही उसकी आमाइश शुरू कर दी। माहिदा को औलाद की हरकत गुस्सा दिला गई। आपने भी तो आते ही उसको बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने बरमला नाराज़गी का इजहार किया। छोड़ो उसको, चलो मेरे साथ कमरे में। तुम्हारी दीद को तरस गई थी, जी भर कर देखना चाहती हूँ। उसके बाजू को थामे वो उसके कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। उनकी बला से भाड़ में जाए ज़ुखरुफ और उसकी माँ। डोंट टेल मी कि आपके पास मेरी कोई तस्वीर नहीं थी। माँ को तंग करने को शरारत से गोया हुआ तो माँ ने कमर पे हल्की सी चपत मारी। मार खाओगे? चेहरे पे मसनूई संजीदगी ओढ़ेगा। अलबत्ता औलाद की मौजूदगी पे ही चेहरा खिल उठा था। मार लें? उसने चेहरा आगे किया, वो खूबसूरत चेहरा जिस पे कोई भी मर मिट सकता था। मरे तुम्हारे दुश्मन? जाने वो दुश्मन किसको कह रही थी, मगर बुरहान को हंसी आई। इंटरेस्टिंग। माँ की बात के जवाब में वो यही कह पाया। महीनों बाद माहिदा के चेहरे पर रौनक आई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड और मुझे समझ नहीं आ रही है यार मैं क्या करूँ, क्योंकि ये नावल कंटिन्यू है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब राइटर अभी आई थिंक तो लिख रही है और मुझे पता भी नहीं है किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है।
میں نیٹ سے لے لیتی ہوں، تو اس کی ساری ایپیسوڈ اویلیبل نہیں ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کسی کے سجیشن پر شروع کیا. یار آپ لوگ سجیسٹ کر دیتے ہو، کوئی ڈھنگ کا کیا کرو سجیسٹ. اب یہ دیکھو یہ ڈھنگ کا تو ہے، لیکن اس کو اب کمپلیٹ میں کیسے کروں؟ یہ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اب اس کی ایپیسوڈز رہتی ہیں تو ساتھ میں آپ لوگوں کو شارٹس ناول دے دیا کروں گی، اور کیونکہ اس چینل پر بھی مجھے کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہی ہے، تو میں بس شارٹ ناول دیا کروں، آپ لوگ بس سنا کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیا کریں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.